अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 साउंड स्टडी कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इको, जिसको इको भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मींस इको। इको कहते हैं गूंज को। एक बार सुनाई देने के बाद जो आवाज़ हमें दोबारा से सुनाई देती है कुछ वक्त के वक्फे के बाद, वो इको कहलाती है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी खाली कमरे में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो दोबारा से हमें सुनाई देती है। वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है, जब आवाज़ एक सतह से टकरा कर दोबारा वापस हमारे कान तक पहुंचती है। तो एक आवाज़ हमें जो है वो 2 बार सुनाई देती है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब हम किसी रिफ्लेक्टिंग सतह के करीब ताली बजाते हैं या बोलते हैं, शाउट मीन चीखना या चिल्लाना होता है। सच एज अ टॉल बिल्डिंग, जैसा कि एक लंबी इमारत, और ए माउंटेन या कोई पहाड़। वी हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। तो हम थोड़ी देर के बाद वही आवाज़ दोबारा सुनते हैं। What causes this? इसकी वजह क्या है? This sound which we hear is called an echo. ये आवाज़ जो हम दोबारा सुन रहे हैं इसको इको कहते हैं या गूंज कहते हैं। And is a result of reflection of sound from the surface. और ये आवाज़ का किसी सतह से टकराकर वापस आने का नतीजा होती है। ब्लॉक में इसकी डेफिनेशन है, when sound is incident on the surface of a medium, जब आवाज़ किसी मीडियम की सतह से टकराती है, it bounce back into the first medium, तो ये पहले मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और यही फिनोमेना जो है इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो ट्रैवल करती है हवा में से। हवा जो है वो एक मीडियम है, फिर हवा में से ट्रैवल करती हुई साउंड वेव्स जो हैं वो किसी दीवार की सतह से या फिर किसी माउंटेन से टकराती हैं। दीवार की सतह या माउंटेन जो है वो एक दूसरा मीडियम है, फिर वो दीवार से टकराती हैं, मतलब दूसरे मीडियम से टकराकर पहले मीडियम में हवा में वापस लौट आती हैं। तो ये फिनोमेना जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। और रिफ्लेक्शन के नतीजे में हम एक आवाज़ को 2 बार सुनते हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। आवाज़ का असर जो है, आवाज़ का तासुर जो है हमारे माइंड में 0.1 सेकेंड तक रहता है। टू हियर अ क्लियर इको, एक वाजे या साफ इको को सुनने के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। तो हमारी अपनी आवाज़ जो एक्चुअल वॉइस है, जो एक्चुअल आवाज़ से हम बोले हैं, और रिफ्लेक्टेड साउंड में, इन दोनों के दरमियान में जो वक्त का डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इफ़ वी कंसिडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, अगर हम साउंड की स्पीड को 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इन एयर, हवा के अंदर, वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो हम 0.1 सेकेंड के बाद जो है इको सुनते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है पॉइंट ऑफ जनरेशन, पॉइंट ऑफ जनरेशन जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वो पॉइंट जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे एक कमरे में खड़े होकर कोई बच्चा जो है वो बात कर रहा है, उस बच्चे से लेकर दीवार तक, दीवार की सतह जहाँ पर साउंड ने टकराना है और टकरा के दोबारा से उस बच्चे के कान तक वापस आना है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है उसको हम साउंड की स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो साउंड की स्पीड अगर हम 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं और वक्त का वक्फा जो है हमारे पास 0.1 सेकेंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 34 मीटर जो है वो डिस्टेंस आता है। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो 34 मीटर होना चाहिए अगर हम एक क्लियर इको सुनना चाहते हैं। Thus for hearing distinct echo, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance. और अगर हम इको को सुनना चाहते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कम से कम फासला जो है इस डिस्टेंस का हाफ हो, मतलब ये 34 मीटर है तो 17 मीटर का डिस्टेंस हो। इको में बी हेयर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इको को एक से ज़्यादा बार भी सुना जा सकता है
अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही, मतलब साउंड वेव जो हैं वो एक से ज़्यादा सतहों से टकराकर वापस आती हैं, तो वो हमें बार-बार सुनाई देती है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स। 2 प्लास्टिक के पाइप लेने हैं ऑफ सूटेबल लेंथ, मुनासिब लेंथ के, जैसा कि डायग्राम में दिखाए गए हैं। डायग्राम देखें, इसमें 2 पाइप लिए हुए हैं, ये एक पाइप और एक ये पाइप। इस अपरेटस को सारे को इस तरह से सेट करना है कि हमने टेबल को दीवार के साथ बिल्कुल अटैच करके रखना है और टेबल के ऊपर दोनों पाइप को एडजस्ट करना है। इस तरह से एडजस्ट करना है कि इनके जो एक एक एंड है वो आपस में कंबाइन हो, आपस में मिल जाएं। तो ओपन एंड की जानिब हमने क्लॉक रखना है एक पाइप के, फिर यहाँ से क्लॉक की जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी, इस पाइप के अंदर एंटर हो जाएगी और ट्रैवल करते हुए इसके दूसरे एंड तक पहुंचेगी। फिर दूसरे एंड जो कि दूसरे पाइप के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये साउंड जो है वो इस पाइप के अंदर दाखिल हो जाएगी। यहाँ से एंटर होने के बाद ये ट्रैवल करती हुई इस दूसरे पाइप के दूसरे एंड तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर हम कान लगाकर इस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड शो कर रहा है, ये सारा अपरेटस जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को शो कर रहा है कि यहाँ से क्लॉक की आवाज़ जो है एंटर हुई और यहाँ इस दीवार से टकराई और यहाँ पर दूसरे पाइप में एंटर हो गई, ठीक है, और यहाँ से फिर बाहर निकली जहाँ पर हम अपने कान लगाकर इस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो दरमियान में अगर हम इनके एक स्क्रीन लगा दें तो परपेंडिकुलर का काम करती है। यहाँ से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नोट कर सकते हैं। मतलब ये पाइप जो अरेंज हुआ हुआ है यहाँ पर, ये इस परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल बना रहा है जहाँ से आवाज़ एंटर हुई है रिफ्लेक्शन से पहले। ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और रिफ्लेक्शन के बाद वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर इस अपरेटस को सेट करने के बाद जब हमें आवाज़ सुनाई दे जाएगी तो इस तरह से इनको एडजस्ट करना है दोनों पाइप को कि आवाज़ हमें इस पाइप से सुनाई दे। जब यहाँ पर आवाज़ हमें सुनाई देगी तो यहाँ पर दोनों एंगल्स को हम नोट कर लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी। नेक्स्ट टॉपिक 11.4 स्पीड ऑफ साउंड है। Sound waves can be transmitted by any medium containing particles that can vibrate. Sound waves जो हैं वो किसी भी मीडियम में से गुजर सकती हैं जो जिसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। They कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, लेकिन ये वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती, खला में से नहीं गुजर सकती, मतलब जहाँ पर कोई चीज़ इनको साउंड वेव्स को कैरी करने के लिए ना हो। However, the nature of medium will be affect the speed of the sound wave. ताहम जो मीडियम की नेचर है वो स्पीड की साउंड पर असरअंदाज होती है। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेस। आमतौर पर जो साउंड की स्पीड है वो लिक्विड्स के अंदर 5 गुना ज़्यादा होती है बनिस्बत गैसों के। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। और सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड्स 15 गुना ज़्यादा होती है गैसेस की निस्बत। The speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions. Speed of sound को चेंज किया जा सकता है, ये इस पर असरअंदाज होती हैं इसकी फिजिकल कंडीशंस जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब आवाज़ की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड्स में सॉलिड से कम होती है और गैसेस में इसकी स्पीड जो है वो सबसे कम होती है। इस टेबल को देखें, इस टेबल में मुख्तलिफ जो मीडियम्स हैं उनमें आवाज़ की स्पीड दी गई है। सबसे पहले गैसेस देखें, इसमें एयर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो साउंड की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी, 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरह एयर जो है उसमें आवाज़ की स्पीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 386 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1290 मीटर पर सेकंड है। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 317 मीटर पर सेकंड है और हीलियम गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 972 मीटर पर सेकंड है। ये तो थी गैसेस में साउंड की स्पीड। अब नेक्स्ट देखें लिक्विड्स में। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड्स में साउंड की स्पीड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? डिस्टिल्ड वाटर 1498 और सी वाटर में 1531। ठीक है, अब देखें यहाँ से कंपैरिजन कर लें।
गैसेस में साउंड की स्पीड और लिक्विड्स में साउंड की स्पीड, लिक्विड्स में साउंड की स्पीड ज़्यादा है। अब सॉलिड्स में देखेंगे जहाँ पर मज़ीद ज़्यादा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वुड लकड़ी में से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, एल्यूमिनियम में से 6420 डिग्री सेंटीग्रेड है, ब्रास में से 4700 है, निकल 6040 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन 5950, स्टील 5960 और फ्लिंट ग्लास में से 3980 मीटर पर सेकंड है। तो इस टेबल में से हम कंपैरिजन कर सकते हैं गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में साउंड की स्पीड का। The speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकंड at 1 atmosphere of pressure and room temperature। हवा में से साउंड की जो स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकंड है, जबकि प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। स्पीड जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ तब्दील होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज फास्टर देन एयर। स्पीड साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड्स और लिक्विड में हवा की निस्बत ज़्यादा होती है। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। अब ये इक्वेशन है जिसके ज़रिए से हम स्पीड ऑफ साउंड को मालूम कर सकते हैं। v बराबर है एफ लेमडा, जहाँ पर f जो है वो फ्रीक्वेंसी है और लेमडा वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 11.2। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो स्पीड ऑफ वेव्स है और वेवलेंथ है, तो हमने इस फार्मूले के तहत यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। वेवलेंथ देखें 0.5 मीटर। यूजिंग द फार्मूला v बराबर है एफ लेमडा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा साउंड की स्पीड वाला फार्मूला है। पुटिंग द वैल्यूज, अब वैल्यूज लगानी है। पहले वैल्यूज लगाने से पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए v बराबर है एफ लेमडा हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में से हमें स्पीड ऑफ साउंड भी दिया गया है और वेवलेंथ भी दी हुई है। हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो हम इस फार्मूले को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रीअरेंज कर लेंगे। ये देखिए v बराबर है एफ लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी को हमने एक तरफ रहने देना है क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करनी है, और जो चीज़ें हमें पहले से मालूम है उनको हम एक तरफ ले आएंगे। ये फार्मूले को रीअरेंज करने के बाद अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू हमारे पास है 340 मीटर पर सेकंड और लेमडा की वैल्यू है 0.5 मीटर। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 680 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। साउंड की स्पीड को मालूम करना या कैलकुलेट करना इको मेथड के ज़रिए से। इसमें हमें जो ऑपरेटर्स यूज़ करना पड़ेगा वो मेजरिंग टेप है, स्टॉप वॉच है, फ्लैट वॉल है। फ्लैट वॉल मतलब स्मूथ सरफेस होनी चाहिए जहाँ से साउंड ने टकराना है। दैट कैन प्रोड्यूस्ड अ गुड इको, जो एक अच्छी इको पैदा कर सके। प्रोसीजर देखते हैं। यूज़ द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। वॉल से 50 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो आपने मेजर कर लेना है। नाउ क्लैप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अब उस 50 मीटर के फासले से आपने एक ताली बजानी है। एंड चेक इफ़ यू कैन क्लियरली हियर एन इको, और चेक करें कि क्या आप यहाँ से इको क्लियर सुन सकते हैं। मेक श्योर द इको इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया, और इस बात को भी यकीनी बनाना है कि इको जो है वो किसी और वॉल से ना आ रही हो। जो हमने सिलेक्ट की है वॉल, उसी वॉल से इको आनी चाहिए। The time taken by the sound to travel 100 meters is the time difference between the clap and the echo। क्योंकि साउंड ने 100 मीटर ट्रैवल करना है, ताली बजाई जा रही है जहाँ पर वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वहाँ उस प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर दीवार तक का जो फासला है वो 50 मीटर्स है। फिर उस दीवार से वापस टकरा कर आना है 50 मीटर्स वो बनते हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर्स बना, और वो डिस्टेंस है क्लैप और इको के दरमियान का जो वक्त है। नाउ रिस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप। अब दोबारा से क्लैपिंग शुरू करनी है और स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है जब पहली ताली बजाई जाएगी। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स, ताली की जो तादाद है उसको गिन लें। एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हियर द इको ऑफ द 10th क्लैप। तो स्टॉप वॉच को बंद कर दे जब आप 10वीं ताली की इको भी सुन लें। नाउ फाइंड द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स।
अब 10 तालियों के लिए जो एवरेज टाइम है वो मालूम करें। आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल टी बिटवीन क्लैप्स एंड यूजिंग द फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। तो इस फार्मूले के तहत आपने टाइम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। तो फिर इस फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी मालूम की जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 11.3। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर देन द थंडर। लाइटनिंग जो है, बिजली की चमक जो है वो 1.5 सेकेंड पहले सुनाई देती है गरज की आवाज़ से। हाउ फार अवे इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड। तो बादल जो है वो कितनी दूर है जहाँ से चमक पैदा हुई है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है 332 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर बच्चों एक और क्वेश्चन रेज होता है जो अक्सर एग्ज़ाम में आया भी है कि जब बिजली की चमक होती है तो वो आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है और चमक जो है वो पहले दिखाई देती है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यही है कि हवा के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो कम होती है, जबकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमें लाइट पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में आती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है 1.5 सेकेंड का, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 332 मीटर पर सेकेंड की। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा एस इज इक्वल टू वी टी, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो स्पीड जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है 1.5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 498 मीटर जो है वो क्लाउड का डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर आज का जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।